व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में आज के वीडियो में हमने क्या करना है। देखो एक पार्ट इसका ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो एक बार जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया और आज के वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलो जल्दी से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या करना है। अब आज के वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखना है। तो उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखना है वो है फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, यानी फैक्टर्स इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है उसको मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, आप इसको समझो। सबसे पहला मीनिंग के बेसिस पे अगर देखा जाए तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। तो फैक्टर्स इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन for rendering their factor services in production process। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऐसा इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव करा जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वही चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बदले जो इनकम मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या है? इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। यानी एक ऐसा इनकम जो बिना काम किए हुए भी आपको मिलने वाला है, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए हुए मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। अब जैसे बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जो बिना काम किए हुए भी मिलते रहते हैं, बेसिकली ये हाउस होल्ड या गवर्नमेंट्स को मिलते रहते हैं एज अ गिफ्ट या एज अ कुछ अदर इनकम। तो जनरली यहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़ रहा बट फिर भी इनकम रिसीव हो रहा है, तो उस इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। यानी फैक्टर इनकम का मतलब फैक्टर सर्विसेज के बदले इनकम, और ट्रांसफर इनकम का मतलब विदाउट एनी फैक्टर सर्विसेज जो बैठे बैठे आपको इनकम मिल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे जो फैक्टर इनकम होता है वो अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है। अर्निंग कॉन्सेप्ट का मतलब कि यहाँ पे काम करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा तो ही मिलेगा। और ये क्या होता है? रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। इट इज रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, यानी ट्रांसफर इनकम बस रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी काम नहीं करना है, बस ये रिसिप्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब कि फैक्टर इनकम किसके द्वारा रिसीव करा जाएगा और ट्रांसफर इनकम किसके द्वारा रिसीव करा जाएगा। तो इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो फैक्टर इनकम है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा ही रिसीव करा जाएगा। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पूरे इकोनॉमी में बस चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव किया जाएगा, बट The transfer income is generally received by household and government। और जो ट्रांसफर इनकम है वो जनरली हाउसहोल्ड और गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव करा जाता है। अब हाउसहोल्ड और गवर्नमेंट के द्वारा कैसे रिसीव करा जाता है उसको हम ट्रांसफर इनकम होता है। जैसे मान लो कि अभी कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के अकाउंट में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा दे रही थी, तो उस केस में वो गवर्नमेंट इनसे कोई काम नहीं ले रही थी, आप गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे, बट आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रहा था गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो आपके लिए कौन सा इनकम हो गया? ट्रांसफर इनकम। बैठे बिठाए बिना कोई काम किए हुए इनकम मिल जा रहा था। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल जाते हैं अदर फैक्टर से, तो वो गवर्नमेंट के लिए भी ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। अब उसके बाद एग्जांपल। तो देखो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरे इकोनॉमी में चार है तो फैक्टर्स ऑफ इनकम भी पूरे इकोनॉमी में चार ही होंगे, कि लैंड के बदले रेंट मिलेगा, लेबर के बदले सैलरी एंड वेजेज मिलेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो पूरे चार तरह के ही इनकम होते हैं फैक्टर्स इनकम हमारे इकोनॉमी में। और यहाँ पे अगर ट्रांसफर इनकम की बात करें तो इसके एग्जांपल में स्कॉलरशिप आ जाएगा, कि जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है उसके बदले में भी गवर्नमेंट आपसे कोई काम नहीं लेती है बट वो आपका इनकम हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी गवर्नमेंट कुछ बेरोजगारी भत्ता के नाम पे आपको पैसा देती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम। तो ये था आपका फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। आई होप कि ये टॉपिक आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। यानी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है? देखो नाम से पता चल रहा है कि फाइनल गुड्स का मतलब कि बस वो फाइनल है, आपको लेना है और सीधा यूज कर लेना है, बट इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब अभी वो फाइनल नहीं है, आप उसका सीधा कंजम्पशन नहीं कर सकते हो, सीधा यूज नहीं कर सकते हो। देखो सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पर अगर देखा जाए तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी वैसा कोई भी गुड्स जो हम लोग यूज कर लेते हैं कंजम्पशन के लिए या फिर उसको एज ए इन्वेस्टमेंट हम लोग रख लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स। यानी नाम से पता चल रहा है कि आप उसको खरीदो और सीधा उसका कंजम्पशन कर लो, सीधा उसको यूज कर लो, दैट इज कॉल्ड द फाइनल गुड।
बट इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? दीज आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। सेम ईयर का कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, यानी वैसा कोई भी गुड्स जो हम लोग या तो रीसेल करने के लिए लेते हैं या फिर उससे कुछ ना कुछ फर्दर प्रोडक्शन करते हैं बट इन द सेम ईयर, तो वो कौन सा गुड्स हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि अगर कोई भी हाउस होल्ड मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर कोई भी हाउस होल्ड मिल्क परचेज कर रहा है तो उस मिल्क का क्या करेगा? सीधा यूज करेगा। तो हाउस होल्ड के लिए वो मिल्क कौन सा गुड्स हो गया? फाइनल गुड। बट अगर यही मिल्क कोई कॉफी शॉप वाला खरीद रहा है तो उस केस में वो फर्दर उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेगा कि उस मिल्क से वो टी बनाएगा, उस मिल्क से वो कॉफी बनाएगा, देन उसको रीसेल करेगा। तो यहाँ पे ये इसका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है कि आप या तो उसको रीसेल करने के लिए करते हो या फिर आप उससे कुछ ना कुछ फर्दर प्रोडक्शन करने वाले हो बट इन द सेम ईयर। अगर आपने सेम ईयर में प्रोडक्शन नहीं करा तो फिर वो कहीं ना कहीं फाइनल गुड्स बन जाएगा, क्योंकि सेम ईयर में प्रोडक्शन करने के बाद ही वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। अगर वो सेम ईयर में आपने प्रोडक्शन नहीं करा तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और एज ए इन्वेस्टमेंट वो हमारा फाइनल गुड्स बन जाएगा। उसके बाद डिमांड के बेसिस पे देखा जाए तो दे हैव डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है कि फाइनल गुड्स तो सीधा कंजम्पशन किया जाता है, यानी इनका डिमांड डायरेक्ट है, ये किसी दूसरे गुड्स पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स दे हैव डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट ऑन फाइनल गुड्स। इंटरडिपेंडेंट ऑन फाइनल गुड्स, यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनका डायरेक्ट डिमांड है, यानी वो इंटरडिपेंडेंट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है? सपोज कि एक कॉफी शॉप वाले जो है वो मिल्क खरीद के उससे फर्दर कॉफी बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, यानी वो मिल्क तब खरीदते हैं जब उनके कॉफी का डिमांड है। अगर आज उनके कॉफी का डिमांड कम हो जाए तो वो मिल्क का डिमांड भी क्या करेंगे? कम कर देंगे। इवन मिल्क खरीदना वो कम कर देंगे। तो इनका जो मिल्क है वो उनके कॉफी पर डिपेंड है। अगर कॉफी उनका सेल हो रहा है तो वो मिल्क का डिमांड कर रहे हैं, कॉफी सेल होना बंद हो रहा है तो मिल्क का डिमांड भी क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो दे हैव डायरेक्ट डिमांड और दे हैव डिराइव्ड डिमांड। उसके बाद वैल्यू एडिशन। अब यहाँ पे ये फाइनल गुड्स है, ये तो सीधा रेडी फॉर यूज है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है। दीज आर रेडी फॉर यूज, हेंस नो वैल्यू इज टू बी एडेड। यानी जो फाइनल गुड्स है वो तो रेडी फॉर यूज है कि आप खरीदोगे और सीधा उसका कंजम्पशन करोगे, सीधा उसको यूज करोगे, तो इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड होने वाला नहीं है। बट दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, हेंस सेम वैल्यू इज टू बी एडेड। यानी इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो रेडी फॉर यूज नहीं है, तो वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे टी शॉप वाला या कॉफी शॉप वाला मिल्क से फर्दर वो कॉफी बनाएगा, टी बनाएगा, देन उसको सेल करेगा, यानी मिल्क में वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया जाएगा, लेकिन फाइनल गुड्स में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करा जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो गुड्स हम लोग सीधा यूज कर रहे हैं वो तो सारे प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, उसमें तो अब कुछ भी प्रोडक्शन होना बाकी नहीं है। बट जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसमें अभी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना बाकी है। तो क्या बोल रहा है? दे हैव क्रॉस ऑल द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी जो फाइनल गुड्स है वो सारे प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, तो ही तो हम लोग सीधा डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। बट they are still within the production boundary। जो इंटरमीडिएट गुड्स है अभी भी वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, क्योंकि अभी भी उससे कुछ ना कुछ फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है। अब एग्जांपल में इतना मिल्क प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड, अगर एक हाउस होल्ड यानी हम लोग मिल्क परचेज करेंगे तो सीधा उसका कंजम्पशन करेंगे, सीधा उसको यूज करेंगे। बट मिल्क परचेज बाय कॉफी शॉप, अगर एक कॉफी शॉप वाले मिल्क परचेज करते हैं तो वो उससे कुछ ना कुछ फर्दर प्रोडक्शंस करेंगे, कॉफी बनाएंगे, टी बनाएंगे, तब जाकर उसको सेल करेंगे। सिमिलरली अगर एक डेयरी फार्म वाले मिल्क खरीदते हैं तो उससे वो कुछ ना कुछ स्वीट्स वगैरह बनाएंगे, उसके बाद उसको सेल करेंगे। सिमिलरली अगर कोई स्कूल फर्नीचर खरीदता है तो वो फर्नीचर एज ए इन्वेस्टमेंट हो रखता है, तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स हो गया। बट अगर एक फर्नीचर डीलर कोई फर्नीचर खरीदता है तो वो उसका रीसेल करेगा, तो वो फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये था फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो आज के वीडियो में हमने देखना है, देखो यहाँ पे जो हमने फाइनल गुड्स पढ़ा, फाइनल गुड्स का ही फर्दर डिवीजन होता है कंजम्पशन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में, यानी फाइनल गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक कंजम्पशन गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स क्या है और कैपिटल गुड्स क्या है वो समझो। देखो सबसे पहले मीनिंग के बेसिस पे हमें समझना है कि कौन सा कंजम्पशन गुड्स है और कौन सा कैपिटल गुड्स है।
तो these are the goods which satisfy the wants of consumer directly, यानी ये एक ऐसा गुड्स है जो कंज्यूमर्स के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देता है, दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन गुड्स। बट these are the goods which helps in production of other goods, यानी जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हमारा हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल गुड्स। अब इन दोनों गुड्स को अच्छे से समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल समझो यहाँ पे कि कार परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर एक हाउस होल्ड कार परचेज करता है तो वो उसके लिए कंजम्पशन गुड्स है, क्योंकि वो उसका कंजम्पशन करेगा। बट अगर वही टैक्सी ड्राइवर कार खरीदता है तो वो टैक्सी ड्राइवर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने के पर्पज से वो कार खरीदता है, तो वो उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, उससे कुछ इनकम जनरेट करेगा, तो उसके लिए वो कौन सा गुड्स हो गया, कैपिटल गुड। अब उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब कि कौन सा गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांसेस करता है, कौन सा गुड्स एनहांसेस नहीं करता प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो दे डू नॉट प्रमोट एनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कंजम्पशन गुड्स है जो हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये किसी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस नहीं करता, यानी इससे और कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं करा जाएगा, ये सीधा रेडी फॉर यूज है, तो सीधा कंज्यूमर्स कंजम्पशन करेगा और उसके वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। बट कैपिटल गुड्स दे हेल्प इन रेडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल गुड्स कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करने में, प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज करने में आपका हेल्प करता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड लाइफ, तो जो कंजम्पशन गुड्स है उसका एक लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ है, इट हैज द लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ से क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी गुड्स खरीदते हो तो उसको आप इमीडिएटली यूज कर लोगे। फॉर एग्जांपल कि हमने मिल्क खरीदा, हमने कॉफी खरीदा, हमने टी खरीदा, तो हमने उसका इमीडिएटली कहीं ना कहीं यूज कर लिया, तो इसका एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा दिन तक रखूंगा तो ये पेरिशेबल गुड्स है, इमीडिएटली ये पेरिशेबल हो जाएगी, तो इसका लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ है। बट कैपिटल गुड्स इट एक्सपेक्टेड लाइफ इन मोर देन 1 ईयर, कोई भी कैपिटल गुड्स है उसका एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है। एग्जांपल में आपको सेम लिख कर क्या है कि कार परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर एक हाउस होल्ड यानी हम जैसे लोग अगर कार परचेज करेंगे तो हम लोग सीधा उसका कंजम्पशन करेंगे। बट अगर कोई टैक्सी ड्राइवर कार खरीदता है तो वो टैक्सी ड्राइवर इनकम जनरेट करने के पर्पज से वो कार खरीद रहा है, तो उस केस में कहीं ना कहीं वो उसके लिए कौन सा गुड्स हो गया, कैपिटल गुड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा है तो ये कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों सेम क्यों नहीं है, तो देखो दोनों में डिफरेंस है कि इसका जो कैपिटल गुड्स है इसका एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, मोर देन 1 ईयर, बट जो इंटरमीडिएट गुड है वो तो सेम ईयर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि सेम ईयर में अगर हमने उसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं करा तो वो फाइनल गुड्स बन जाता है, बट इसका एक्सपेक्टेड लाइफ ही मोर देन 1 ईयर है। तो इस केस में कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों में डिफरेंस है। तो आई होप कि ये थर्ड कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट्स करा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, और थर्ड कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। अब उसके बाद नेक्स्ट एक क्लास और इसमें आएगा, एक वीडियो और इस चैप्टर्स का आएगा, और उस वीडियो में ये सारा चैप्टर्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी सारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाएगा कल। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपका क्लियर है, आप इसका नोट्स बनाओ और उसके बाद प्रॉपर्ली आप रीड करो अपने एनसीईआरटी बुक को, वहां से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, वहां पे मैसेज करो, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।